गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में वो सभी सवाल है जो अब की बार एकदम मामला फंसने वाला है सर। हाँ, एकदम सेम टू सेम हूबहू तो हूबहू आने वाला है, एकदम संभावित प्रश्न है सर। तो शिद्दत से मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि सारे क्वेश्चंस को कर लो और कम समय में बहुत ज्यादा हम सवाल करवाने वाले आ जाएं, ठीक है? क्योंकि सर एकदम आज वही सब सवाल हम लेकर के आए हैं जो एकदम घोसी मामला अब की बात, ठीक है सर। चलो आना हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि थोड़ा सा इस क्लास जो है ना वो लंबा जाएगा और क्लास को देखोगे ना सर तो दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा और दोनों बड़ा धड़क के बोलेगा ना सर कि अब की बार पक्का यही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि सवाल के लिए जो सवाल किस अकॉर्डिंग से बोर्ड एग्जाम पूछता है ना सर वो आप भी पकड़ सकते हैं। पता है कैसे? जब आप प्रीवियस ईयर लगातार पिछले 10 साल या 15 साल का प्रीवियस ईयर देखिएगा ना और एक बार पूरा बुक देखो, ये सब बुक जब एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा ना सर, ये सब बुक और पूरा प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा ना तो आप खुद से बता दीजिएगा कि सवाल पूछने का तरीका क्या है बोर्ड एग्जाम का। तो इसीलिए तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होता है सर कि मैंने हम क्योंकि उसके प्रति मेहनत करते हैं भाई। पता नहीं होगा सर आपको, रात के 3 बजे तक हमने ये पीडीएफ को बनाया, इसलिए थोड़ा सा आपको आंख भी देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा चढ़ा चढ़ा आंख लग रहा होगा कि मास्टर वाह दारू तो ननू पी लिया रे। ठीक है सर। चलो आना हम लोग थोड़ी सी सर सवाल की ओर जाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो मेन है सर कि अब की बार अपनी माता पिता को फिक्र को फक्र में बदलना है सर, ठीक है। चलो कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 1 की तरफ हम लोग आपको लेकर के आते हैं। इससे पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, ठीक है। और हमने साइंस का और बहुत सारे क्लासेस हमने लिया है, तो प्लीज आपके पास अभी टाइम है तो वो सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। वो सभी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा सर। आना कहता है क्या, 1 नंबर सवाल थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। कहता है ना सर कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। कहता है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। यानी कहने का सेंस है पता है क्या कि प्रतिरोध क्या है, इसकी एसआई मात्रक क्या है, हम इसकी एसआई मात्रक क्या होता है और इसकी एसआई मात्रक को भी परिभाषित करना है। और सवाल बड़ा ही रोमांटिक है सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि चालक पदार्थ का वह गुण, कहता है चालक पदार्थ का, मेरे साथ बोलो ना रे, चालक पदार्थ का वह गुण। और हमने बायोलॉजी का भी बड़ा ललन ललन टॉप सवाल लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। कहता है चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। क्या करता है सर? विरोध करता है, मतलब खींचता है, विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हमने क्या बोला सर, मेरे खोपड़िया में तो गेबे नहीं किया। आ इन्हें अब जाइए, हमने बोला है सर कि चालक पदार्थ का वह गुण, हमने क्या बोला है कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जहां पे बैठे हो ना सर, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, बस मेरे क्लासेस को देखते रहना, बस फिर घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है। आना तो हमने क्या बोला है, एक बार मेरे साथ बोलना रे। हाँ, कहता है सर चालक का प्रतिरोध, चालक पदार्थ का वह गुण है, चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं रे बाबा, प्रतिरोध कहते हैं। आना अब यहां तक हमने परिभाषा को बता दिया, फिर क्या बोला है कि इसका एसआई मात्रक को लिखे, इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। आना तो कहता है क्या सर कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। हम लोग ओम को संकेत करते हैं ऐसे, हम लोग ओम को ऐसे संकेत करते हैं सर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम है, ठीक है। आना अब हमें क्या करना है सर कि इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। इसका मतलब यह है कि अब इसका एसआई मात्रक को भी परिभाषा के रूप में बताना है।
है आना। अब थोड़ी सी सर बताना है तो नीचे आना। कहता है सर क्या कि प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। कहता है क्या कि 1 ओम बराबर यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसे उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। हमने क्या बोला है सर? सर मेरे दिल में नहीं गया ना, आना गया तो सुन ले। देखो 1 ओम बराबर होता है सर, यानी 1 ओम बराबर होता है, हमने क्या बोला, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट आरोपित करके उससे 1 एम्पियर, यानी 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। हमने क्या बोला है कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी कहने का सेंस है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट को 1 एम्पियर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 ओम निकल जाएगा। तो इसी को हमने अपनी भाषा में लिखा है सर कि यदि किसी चालक के दोनों सिरा पर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो, उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो ना मेरे यारों, आपकी सारी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। कहता है 2 नंबर सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। ये सवाल पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है सर। एगो पक्का अभिक्रिया से एगो पक्का आएगा, लेकिन अब की बार यही आएगा। हाँ पक्का आएगा तो सर आएगा। कहता है क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका 2 उदाहरण दे। कहता है सर क्या कि जब अम्ल और क्षार, हमने क्या बोला है कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, और प्लस क्या बनाता है, जल। यही क्या कहलाता है सर, उदासीनीकरण कहलाता है। जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो बनाता है लवण प्लस जल, वही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो थोड़ी सी आगे देखिए न जी। हमने बोला है कि जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करते हैं, क्या कहता है, जब किसी अम्ल की क्रिया किसके साथ करते हैं, क्षार के साथ करते हैं, तब हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। मैंने कितनी अच्छी भाषा में लिखा है सर, क्योंकि मेरा परिभाषा जो है ना वो कहीं मिलता नहीं है सर, क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखता हूं सर। देखो ना मेरे भाई, देखो सर, मैं अपने हाथों से लिखता हूं सर, सारे डिफिनेशन को मैं अपने हाथों से लिखता हूं सर, क्योंकि मेरा कहना है एक ही बात है सर कि मैं आपके पास आया हूं सर तो बड़ा शिद्दत से पढ़ाऊंगा, तभी तो रिजल्ट दूंगा भाई, क्योंकि आप सबका प्यार होगा, है ना। इस बात को मैं और बता देना चाहता हूं सर आपको, क्या थोड़ी सी आ जाओ परिभाषा के, उसको रूप बाद में कुछ एक और चीज बताऊंगा। कहता है क्या सर कि जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं, जब किसी अम्ल का जो क्रिया है सर वो क्षार के साथ कराएंगे तो क्षार के साथ कराते हैं, तब हमें लवण तथा ये जल है, हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आना इसका उदाहरण में आना सर। उदाहरण नंबर 1 में देखना, हमको 2 उदाहरण बोला, NaOH। अच्छा NaOH, ये NaOH क्या है सर, NaOH, तो NaOH हमारा क्षार है। ये क्या है, ये क्षार है, ठीक है। ये हमारा क्या है सर, ये क्षार है। ये हमारा क्या है, क्षार है, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या है सर, ये अम्ल है।
ये हमारा क्या सर, ये लवण है, और ये हमारा क्या सर, ये जल है। हमने क्या बोला आपको कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो हमें बनाता है लवण प्लस जल। आना क्षार बोले तो NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl का मतलब क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आना NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, H2O का मतलब होता है वाटर कहे तो जल। ठीक है, आना उदाहरण नंबर 2 की तरफ। KOH, अच्छा KOH क्या है, तो ये KOH क्षार है। HNO ये क्या है, तो हमारा लवण है। ठीक है, सॉरी ये अम्ल है, क्या है, ये आपको अम्ल है। ठीक है, हमें क्या बनाया, तो ये लवण बनाया, क्या बनाया, लवण बनाया प्लस क्या, जल बनाया। तो हमने आपको पहले ही बोला, हमने आपको पहले ही बोला सर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया तभी होगा जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाती है, तो हमारा क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर नहीं ना है सर, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से उनके पास भी शेयर कर दो जो आपके सपना को लेकर के करते हैं इंतजार। सर मैं आपको एक बात हकीकत बताता हूं ना कि जिंदगी में सर जो आपको चीज बड़ा इजी से समझ में आ जाता है ना, इसका मतलब वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सर जिंदगी में सही रास्ते बहुत कठिन से मिलते हैं, तो आपको सही रास्ते ढूंढना है। इजी रास्ते मत ढूंढो मेरे भाई, क्योंकि इजी रास्ते कुछ ही देर तक जाओगे, और जब खुद से रास्ता बना करके चलोगे ना मेरे भाई, तो इसका एक अलग मजा है। ठीक है, आना कहता है ना सर कि सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए, ऐसा कहीं होता नहीं है सर। ठीक है, क्योंकि सर मेहनत जो होता है ना सर, वो कामयाबी जो होता है ना, वो बड़ा कठिनों से मिलता है। अच्छा एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ सर, कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, बहुत सारा क्लास आज, बहुत सारा क्वेश्चन आज की क्लास में है, तो अगर ये सब का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी हम देते हैं। ठीक है, पता है कहाँ, हमने साइंस में 110 सब्जेक्टिव करवाए हैं, और हमने वादा किया सर कि 110 से वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन उससे बाहर भी हम 5 नंबर वाले सवाल करवाए हैं। ठीक है, वो भी कर लेना। तो साइंस में हमने बहुत सारे क्लासेस करवाया है सर, एसएसटी में हमने बहुत सारे क्लासेस करवाया है सर, मैथ में हमने बहुत सारे क्लासेस करवाया है सर, हिंदी में हमने बहुत सारे क्लासेस करवाया है। सभी का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सर। वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ। ठीक है, और ये सब का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मिलता है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में सर, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूं तो मुझे भी 2 रुपया तो चाहिए ना भाई। और आपको अगर कोई चीज़ फ्री में दे दूंगा ना, तो आप कहिएगा बड़ा आसानी से, मेरी इज्जतें नहीं रहता है सर। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको मेहनत करने वाले अगर आप हैं, तो आप यहीं से लिख लीजिए, यही सब पीडीएफ देते हैं। ठीक है, आप यहीं से लिख लीजिए इसको। ठीक है, आप यहीं से लिख लीजिए, तो आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग चाहता है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सर आपको एक 7 वाले नंबर, वहाँ पे आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का आपको फुल पीडीएफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का VVI। ठीक है, जहाँ पे सर आपको पे करना पड़ेगा 99 रुपया, वो भी यही नंबर पे, वो पेटीएम और पे फोन से। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं चलाते तो अपने चचा, भैया, साली, बीबी तो होगा तुम लोगों ने, हमको पता है। ठीक है सर, जिनसे भी करवाना है तो पेमेंट करवा करके आपको उसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, आपको प्राइवेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा सर। ठीक है, और फालतू का कॉल करिएगा सर तो आपको ज़्यादा कॉल रिसीव होगा नहीं, क्योंकि सर देखो आपको फालतू के कॉल करने की क्या जरूरत है आपको है। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल लगेगा भी नहीं। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बस इतना ही से आप खुश हो जाइएगा। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ठीक है सर, आपके पास ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ जाएगा मेरा नंबर बन करके सर। ठीक है, क्योंकि सर ये ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ जाता है। ठीक है, चलो आज ना सर हम लोग क्लास को करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल तो हमने क्या 2 नंबर सवाल करा दिए हैं सर, 3 नंबर सवाल की तरफ आना। देखो ये बायोलॉजी का सवाल है, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, किसमें, अमाशय में, किसका भूमिका, तो पाचक रस की भूमिका। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। कहता है अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो कहता है पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अच्छा अब सोचो सर वो क्या करता है ना कि HCl अम्ल पाया जाता है जो
गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है? गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है या फिर कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। हमने क्या बोला सर? सवाल एक्चुअली देखो कुछ था नहीं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लग रहा है उल्टा पुल्टा लिखा गया। कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पाचन करता है। आ जाओ, इसको काट देना। कहता है क्या कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? जो लोग PDF लिए इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। कहता है पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है, पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। अब आना, कहता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, इसमें HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आना, यहां तक कोई दिक्कत? जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को पेप्सिन को सक्रिय करता है। क्या करता है? पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। कितना सटीक डिफिनेशन है सर। तो सर ये सब चीज़ जो होता है ना, वो डायरेक्ट लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा सर, इसमें कोई शक नहीं है कहीं पे। तभी तो कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, कहता है क्या कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो कहता है क्या सर कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। मेरे साथ बोलो ना जरा भाई, नहीं बोलोगे शादी भी नहीं होगा सर, समझ लेना। क्योंकि लड़की की पिताजी आएंगे ना, तुम्हारा हैसियत देखेगा, शकल ना देखेगा ऋषि छुंदर। देखो इधर आना, कहता है क्या सर कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय प्रदान करता है। जो क्या करता है? गैस्ट्रिक HCl अम्लीय प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। क्या करता है? सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। विभिन्न कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है और भोजन को आसानी से क्या करता है? पचाता है। बस यही इसका क्या है? भूमिका है। यही इसका क्या है? भूमिका है। तो हमको भूमिका बताना सर, तो इसका भूमिका यही है, ठीक है। हमने क्या बोला? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, या नो तो बोलिए न जी, तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। तो हमने क्या बोला सर? इसको एक बार थोड़ी सी रिपीट कर देना, मेरे साथ बोल देना, ठीक है। हमने बोला है सर क्या कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? कहता है पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को क्या करता है? विभिन्न कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 4 की तरफ से। 4 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कर लेना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो सर, ये दो में से देखो पक्का आएगा, ठीक है। एक वो आएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या आएगा सर? ये प्रकाश का परावर्तन आएगा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और एक आएगा आपको सर प्रकाश का अपवर्तन। क्या आएगा? अपवर्तन। एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन, ये दो में से वो पक्का आएगा सर, ठीक है। और ऑलरेडी अब की बार उम्मीद रखना कि प्रकाश की परावर्तन ही आएगा, बट अगर एक सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में प्रकाश की परावर्तन, तो सेकेंड सिटिंग में प्रकाश का अपवर्तन आएगा, ठीक है। मतलब दो में से पक्का आएगा सर, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश की परावर्तन हमने 120, अपवर्तन 120 वाला सीरीज में पढ़ाए थे, और परावर्तन हम शायद नहीं पढ़ाए थे, और इसकी संभावना है तो इसलिए मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है।
हाँ ना, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। तो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि ये कोई समतल सतह है, मान लो समतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, इसको हम लोग अभिलंब को एन से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। यहाँ से आने वाली आपतित किरण, यहाँ से आने वाली आपतित किरण, अरे भाई यहाँ से आने वाली आपतित किरण, ये आपतित किरण आया, इस सतह पे पड़ने के बाद इस तरह से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब हमने यही लिखा है, हमने यही लिखा है सर, हमने क्या लिखा है, थोड़ी सी इसको नीचे कर दो, आ जाओ। हमने क्या लिखा है, हमने यही लिखा है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर, जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अब यहाँ पे आना, देखो मेरी बात को अब थोड़ी सी समझना सर, इसमें आओ, इसमें थोड़ा सा समझो। यहाँ से देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित। और ये वाला हमारा कौन सी किरण है, ये हमारा होता है परावर्तित किरण। कौन सी किरण होती है सर, परावर्तित, परावर्तित किरण। ये हमारा परावर्तित किरण होता है, ठीक है। अब सोचो मेरे बात को सर, थोड़ी सी सोचना। ये आपतित किरण आ रही है तो यहाँ पे पड़ने के बाद इसको चला जाना चाहिए था इस प्रकार से। ये जब आपतित किरण आ रही है तो इसको यहाँ से पड़ने के बाद, यहाँ पे पड़ने के बाद इसको चला जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये आगे ना जा करके यहाँ से पढ़ने के बाद इसको इस प्रकार से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो हमने यही लिखा है सर कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, जब प्रकाश किसी दर्पण यहाँ पे टकराई या फिर चमकदार पृष्ठ पर टकराई, यहाँ पे टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पे टकराया, फिर इसको जाना चाहिए था आगे, लेकिन आगे ना जा करके फिर उसी माध्यम से क्या हो गया, लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो लोगों को इसका फिगर बनाना है तो आप इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है। आना, तो हमने क्या लिखा है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, जब प्रकाश, बोलना रे ना बोल बे सर, मेरे में थोड़ा सा, अगर रात में हम जगे नहीं होते ना सर तब तो हिला देते इस क्लास को। कहता है क्या कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आना सर, अब कहता है इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसके दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। अब सोचो सर, पहला नियम क्या कहता है, इस बात को समझना। ये आपतित किरण, अरे भाई तू काहे टकरा रहा है रे, ये आपतित किरण। अब देखो ये वाला परावर्तित किरण, आप जरा बताना मेरे भाई, शिद्दत से बताओ ना वरना मार देंगे खोपचे में चल जाए। देखो इधर ये आपतित किरण है सर, तो ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये वाला हमारा क्या सर, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण है ना, ये हमारा क्या, परावर्तित किरण, ठीक है। आ जाना, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा, ये लाइनमा को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, मतलब अभिलंब। ये वाला हमारा परावर्तक सतह है। आप जरा बताना कि ये आपतित किरण यही बिंदु पे है, ये अभिलंब यही बिंदु पे है, और ये वाला परावर्तित किरण यही बिंदु से निकला। इसका मतलब आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल स्थल में होते हैं, या फिर तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, या तीनों एक ही समतल सतह पे होते हैं। तो हमने यही लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये वाला अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों देखो यहीं पे है, एशियनो, तो तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो हमने पहला क्या लिखा है सर कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखो ये वाला अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप जरा बताना मेरे भाई। अब देखो फिर मैंने लिखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो कोण होता है सर, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ये वाला जो कोण होता है सर, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कहने का सेंस है कि आपतित किरण, रुको इधर, आपतित किरण और ये अभिलंब,
अब नहीं खोखेंगे, छोड़ो आना। अब देखो सर, ये आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और ये अभिलंब, तीनों का तीनों देखो, ये आपतित किरण और ये वाला अभिलंब, ये यहाँ पे इसके साथ जो ये कोण बनाता है ना, ये हम लोग इसको कहते हैं आपतन कोण। ये वाला अभिलंब और ये वाला परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। यानी आपतन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, यानी आपतन कोण बोले तो कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलो आ जाना सर, एक बार हम लोग अपनी भाषा में शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लेते हैं, ठीक है। अरे ठीक ठाक है ना। अच्छा बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा ना लग रहा है सर? बड़ा मज़ा आ रहा है? नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा है सर, जैसे भी लग रहा है सर थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना, ठीक है सर। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है और इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखता है सर, ठीक है। मतलब पढ़ाई का चेहरा दिखता है बकलोला, तो सब कुछ मत समझ जाना, ठीक है। आना कहते हैं प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। तो कहता है सर कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इनके दो नियम होता है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं सर कि सारे क्लासेस को अगर सर आपका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलता है सर, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम पे ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिलता है आपको टेलीग्राम पे, ठीक है सर। तो टेलीग्राम पे जाइएगा और आप लिखिएगा ना संदीप कुमार, आप संदीप कुमार लिखिएगा ना सर, तो भी आपको मेरा आईडी खुल जाएगा। लेकिन सर उसमें 8000 से अधिक लोग ज्वाइन रहेगा, तो उसी को ज्वाइन करना, ठीक है। मेरा फोटो लगा रहेगा। या फिर आप सर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा @संदीप, ठीक है। क्या सर्च कीजिएगा सर? @संदीप, @संदीप 7295, वहाँ पे सब कुछ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है सर, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लेना। और दूसरी बात पता है क्या है, इंस्टो को ज्वाइन कर लेना, वो आईडी बता देते हैं, रुक जाओ सर। आप इंस्टा का प्रमोशन करने लगे, छाड़ी कीजिएगा का मास्टर साहब। आ जाओ सर, देख लिया रे, अच्छा से देख लेना। आना सर, कहता है सवाल थोड़ा सा बड़ा रोमांटिक है सर, सवाल को थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है सोडियम को किरोसिन के तेल में डूबे कर क्यों रखा जाता है? अच्छा आप बता देना सर कि कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है सर जिसे चाकू से काटा जाता है। और सोडियम को अगर किरोसिन तेल में डुबा करके रखोगे ना सर, तो वो बहुत अच्छा से रहता है। लेकिन अगर वही सोडियम को किरोसिन तेल से बाहर निकालोगे और थोड़ा सा उस पर ऑक्सीजन की मात्रा पड़ेगा सर, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। एक बार पता है हम कुछ दिन पहले पढ़ाते थे, पहले पता है क्या, एक स्कूल में पढ़ाए थे सर, लगभग 1 ही महीना 2 महीना पढ़ाए थे। वहाँ पे ना सर क्या हुआ था, नाम से सोडियम ब्लास्ट कर गया था, ठीक है। तो हमको कुल वहाँ पे पता है क्या कहता था, ब्लास्टर मास्टर। आना तो कुछ नहीं सर, सोडियम को ना अगर तुम किरोसिन तेल में रखोगे ना तो वो नहीं लाकेगा, लेकिन सोडियम को तुम जैसा ही ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लाओगे तो सोडियम ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है सर। आना कभी एक्सपेरिमेंट मत करना, वरना चल जाओगे खोपचे में। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ, नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। हमने क्या बोला है? हमने बोला कि सोडियम सामान्य ताप, नॉर्मल ताप पर, सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा की ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। मतलब सोडियम जो है सर वो नमी चाहे हवा ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया करके लहक जाती है और क्या बनाती है सर, फिर वो सोडियम ऑक्साइड बना देती है। इसीलिए सर सोडियम के किरोसिन तेल में रखा जाता है। जैसे बोले तो Na+O2 बराबर बनाएगा Na2O। ये सर ये Na2O लिखा है, ठीक है, ये लिखा है Na2O ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। ये 2 ऐसे है, ठीक है, बट टाइपिंग में सर इसको ऊपर कर दिया गया, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। आना कहता है सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। हमने क्या बोला कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है।
अब आना, अब ये अभिक्रिया नीचे लिख देना है सर, यही अभिक्रिया करके ये सोडियम ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। आना, अब नीचे मैंने सर कहता है क्या, सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है, सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है। जब तक सोडियम केरोसिन तेल में रहता है तब तक वो ना तो घुलती है और ना तो अभिक्रिया करती है। जब तक सोडियम केरोसिन तेल के साथ रहता है तब तक वो ना तो घुलती है और ना तो किसी के साथ वो अभिक्रिया करती है। तो हमने यही लिखा है सर कि सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को जब ऑक्सीजन या फिर नमी के रिस्पेक्ट में लाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है, इसलिए सर, और इसलिए हमारा सोडियम लहक जाता है जब वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आएगा तो। लेकिन जब सोडियम केरोसिन तेल में सोडियम जो होता है वो केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही कोई अभिक्रिया करती है, और सोडियम अगर केरोसिन तेल में रहेगा तो ना तो वो घुलेगा और ना तो कोई अभिक्रिया करती है, ठीक है सर, करती है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई जिंदगी में कष्ट है तो इंस्टा पे बता देना सर, सबका कष्ट दूर कर देंगे, ठीक है सर। आना अगला क्वेश्चंस की तरफ, क्या आना, थोड़ी सी क्या कहता है, सवाल नंबर 6 की तरफ आना सर। 6 नंबर सवाल बड़ा ही रोमांटिक सवाल है, सवाल आजकल मेरे पास रोमांटिक होता है गुरुजी। आना, कहता है ना सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, आए इसकी व्याख्या कीजिए। अरे बाबा सर, नमूना सवाल तो आप करवाइबे नहीं किए थे। अरे बाबा रे बाबा, देखो सर, मैं हमेशा से कहता हूँ कि सर हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सर हमारे घर में अगर एक इंसान बढ़ जाते हैं ना तो हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है कि उसका खाना पीना अब कहाँ से होगा। तो फिर सर जिंदगी भर यही तो नहीं ना चलता रहेगा, हम सबको बदलना है। और जिंदगी में सर आपके बारे में बस 3 ही इंसान, ये दुनिया का 3 ही इंसान सोच सकता है आपके बारे में, आपके माता, आपके पिता और आपके गुरु। तो माता, पिता, गुरु, आपके अच्छाई के बारे में ये 3 ही इंसान सोच सकता है सर, क्योंकि इसको पता है कि इंसान को बेहतर इंसान बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अगर घर का तस्वीर बदलना है ना सर, तो बस पढ़ाई से प्यार कर लो। ना बाबू ना सोना, ओनली फॉर पढ़ाई को देखना। अगर बाबू और सोना के चक्कर में जाओगे ना सर तो 5 साल के बाद आएगा रोना, तो फिर कहाँ से होगा जिंदगी में खुशियों की आंसू, नहीं हो पाएगी सर। अगर जिंदगी में माता पिता की खुशियों की आंसू अगर लाना है ना सर, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब माता घर से जब डेली सुबह में उठती होगी ना तो एक बार जरूर आपका याद करते होंगे सर, लेकिन तू सब तो सरवा किसी और एक चक्कर में रोई उठी, अरे मैसेज वो नहीं आया आज। सर जिंदगी ऐसे नहीं चलता है सर, जिंदगी तब चलता है जब पहले आप जिन्होंने आपको पैदा करके इतना बड़ा किया है, पहले उनके बारे में आपको सोचनी चाहिए। क्योंकि सर जिंदगी का सबसे, कहता है ना सर, माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान होते हैं। तो जिंदगी में अगर सर कुछ करना है ना तो माता पिता को खुश रखो, तुम ऑटोमेटिकली जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे सर। बस इतना ही सोच लेना इस बात को, ठीक है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना मेरे यारो, क्योंकि सर मैंने बड़ा शिद्दत से मेहनत करता हूं, बस वो आप सब के लिए। सर आपसे ज़्यादा आपकी मम्मी पापा का एक टीचर के प्रति उम्मीद होता है। तो सर मैं बस आपको इतना ही कहूँगा सर कि अच्छा से पढ़ाई कीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा सर। क्योंकि सर कहता है ना सर कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछता वही है जो संदीप कुमार पढ़ाता है। ये आज से नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि पिछले साल हमने करके दिखा दिया। ना कहता है सर थोड़ी सी गौर करना, सवाल बड़ा अच्छा है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। कहता है सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। वो आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है।
वो आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि वो जल को आसानी से अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे, अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? जिप्सम में बदल जाएगी। तो हमने क्या बोला सर? आप थोड़ा सा शिद्दत से सुनिए ना सर, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, सुनो ना बोलना भी पड़ेगा रे बाबा, आना। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है। अब सोचो रे बाबा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा भाग जिप्सम में बदल जाएगा, है ना। कठोर जिप्सम निर्माण करता, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। अगर इसको अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। ठीक है सर, इसीलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। आना सवाल नंबर हम लोग आते हैं 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखिएगा। इसके बाद हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13 आगे बढ़ते जाएंगे सर, क्योंकि मेरा टारगेट है सर कि देखो मैं आता हूँ देर से सर, लेकिन बड़ा दुरुस्त आता हूँ। हमारे एक को कहने हैं सर, पढ़ाऊँगा वही जो पूछता है, पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। ठीक है, तो सर बड़ा बोलते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं। नहीं सर जी, लंबा लंबा रिजल्ट वो देते हैं, तबे लंबा लंबा फेंकते हैं सर। पता है एक्सीलेटर झाड़ने के लिए पेट्रोल होनी चाहिए गाड़ी में, ठीक है। एक मतलब बोलने के लिए दम होनी चाहिए सर, रिजल्ट होनी चाहिए, तभी बोलेंगे ना। आना कहता है हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। कहता है क्या सर कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नालिका वाहिनी अंतःस्त्रवी ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। सर हमको नहीं बुझाया, मेरे को नहीं बुझाया सर जी। नहीं बुझाया? अच्छा नहीं बुझाया सर, तो हम अब की बार हम आपको बुझा देते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला है ना कि हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो सबसे पहले आपको हार्मोन के बारे में बताना है। कहता है वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नालिका वाहिनी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित की जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं सर। ठीक है, आना अब सोचना इस बात को कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अब आना हार्मोन जो होता है सर, वो हार्मोन के 2 हार्मोन का नाम लिखना। पहला क्या है? जिब्रेलिन। क्या है सर? जिब्रेलिन। ठीक है, आना दूसरा क्या है सर? अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। जिब्रेलिन। ठीक है, आना अब आना दूसरा की तरफ। दूसरा को हम लोग कह सकते हैं सर क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ठीक है, तो हमने क्या बोला सर कि हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। तो पहला जिब्रेलिन, दूसरा क्या है? साइटोकाइनिन। ऐसे हमारा पादप हार्मोन बहुत सारा है, ठीक है, बट हमको लिखना है 2 ही गो। जितना बोले उतने करना सर, ज़्यादा करोगे चल सोच बाबू कि तेरे पे बरतुहार हाल है। तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है?
तू तो लगातार बता रहा अपना खानदानी का नाम, वरना छोड़ के चल जाएगा। ये सब लक्षणों मत रखना अपने अंदर, ठीक है। जितना पूछेगा उतने करना, ठीक है। आना कहता है हार्मोन क्या है? कहता है वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के शरीर में नालिका वाहिनी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उसे हार्मोन ग्रंथि कहते हैं, जिसका 2 पादप हार्मोन का नाम है जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। आना अगला सवाल क्या कहता है सर? थोड़ी सी शिद्दत से सोचना, प्यार से सोचना, और हो सके सर तो मोहब्बत भी कर लेना, ठीक है सर। क्योंकि पढ़ाई से ही मोहब्बत करोगे ना तो सर जिंदगी आगे जाएगा, वरना कुछ और से करोगे ना तो जिंदगी पीछे खींचाएगा। ऐसे कितना लोग कह रहा होगा सर हमारी वाली तो बहुत मदद करती है। थोड़ा सा मेरे तरफ चेहरा दिखा करके बोलना। तो सर जिंदगी में कोई किसी को साथ नहीं देता है सर। अच्छे अच्छे राजा को मैंने देखा, अच्छे अच्छे राधा कृष्णा बनने की कोशिश किया लोग, बट इस युग में नहीं संभव है मेरे यारो, इसलिए तो मैं सिंगल हूँ। एकदम खुश हूँ सर अपने ज़िंदगी में। और कोशिश करना सर कि ज़िंदगी में इससे प्यार कर लोगे ना तो इससे बड़ा प्यार कुछ है ही नहीं है। इससे प्यार कर लो बस 16 साल से 22 साल की उम्र तक, इससे प्यार कर लो। फिर अपने बाबू सोना जो करने का मन रहेगा करते रहना सर, बट हम कुछ नहीं बोलेंगे। उस टाइम तुमको दुनिया कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है सर। एक नहीं तुम्हारे द्वार पर लाखों आएंगे, हमारी बेटी से शादी करोगे क्या? तो पहले अपने अंदर इतनी ताकत लाओ ना सर, तब तो आएंगे। तो ये तब आएंगे जब तुम 16 से 22 साल की उम्र तक पढ़ाई से प्यार कर लोगे, तभी वो संभव है सर, बट ऐसे संभव नहीं है। आना कहता है सर कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसें बोले ना सर तो निष्क्रिय गैस। मेरे अनुसार आवर्त सारणी में इसको अलग क्यों रखा गया, उत्कृष्ट गैसों को अलग क्यों रखा गया? देखो सर, जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब तैयार हुआ था ना सर, तो उस टाइम उत्कृष्ट गैसों की पता नहीं लगा था, ठीक है। बट अब देखो उत्कृष्ट गैसों की पता लग चुका है, बट इसीलिए इसको अलग सारणी में रख दिया। जब मेंडलीफ साइन जी ने अपना तैयार किए थे आवर्त सारणी, तो देखो यही है सर अंतिम ग्रुप, देखो सबसे अंतिम में रखा गया। अरे भाई तू क्या छटपटा रहा है? देखो सर ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है जतला मतला। आओ देखो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? क्योंकि सर जब मेंडलीफ जी ने अपनी आवर्त सारणी तैयार किए थे तो उस टाइम कोई भी उत्कृष्ट गैस के बारे में पता नहीं था। जब मेंडलीफ जी की आवर्त सारणी पूरी तरीक़ा से तैयार हो गया तब उत्कृष्ट गैसों का पता लगा। इसीलिए मेंडलीफ जी की आवर्त सारणी को बिना छेड़छाड़ किए उसके उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रख दिया गया। बस यही है। आना कहता है क्या सर, उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। कहता है उत्कृष्ट गैसों का खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, और ये गैस क्रियाशील नहीं होती है। उत्कृष्ट गैस जो है सर वो क्रियाशील नहीं होती है, जैसे हीलियम, ये सब क्रियाशील गैस नहीं है, ये गैस क्रियाशील नहीं होती है। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे अलग समूह में रखा गया। इसे क्या कर दिया गया? अलग समूह में रखा गया। तो हमने क्या बोला सर? हमने बोला है, कहता आपके अनुसार, अपने अनुसार आंसर देना है, ऐसा नहीं कि बुक के अनुसार आंसर देना है। कहता आपके अनुसार, किसके अनुसार? अभी तक मेरे अनुसार, ठीक है, तुम लोग अपने अनुसार बना लेना। कहता है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? कहता उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई। कहता उत्कृष्ट गैसों का खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, और ये गैस जो है वो क्रियाशील नहीं होते हैं। इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे अलग समूह में रखा गया। हमने क्या बोला सर कि उत्कृष्ट गैसों का जो खोज हुआ था वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुआ, और उत्कृष्ट गैस जो होते हैं सर वो क्रियाशील नहीं होते हैं। तो सोचा कि जब वो क्रियाशील होते ही नहीं हैं तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को क्यों छेड़छाड़ करेंगे, उसको एक अलग समूह में बना दो। तो फिर उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रख दिया गया है। तो बस आ जाओ मेरे साथ बोल दो, उत्कृष्ट गैसों की, बोलो बोलो बाबा बोलो रे, खोज मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई, और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिना छेड़छाड़ किए इसे अलग समूह में रखा गया है। आना कहता है सर 9 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता है जैव विकास की आधुनिक धारणा व्यक्त करें।
जैव विकास की आधुनिक धारणा व्यक्त करे। ठीक है, अब इस बात को सोचना थोड़ी सी। आहा, कहता है जैव विकास की आधुनिक धारणा व्यक्त करे। कहता है जैव विकास का आधुनिक धारणा के अनुसार, जैव विकास के आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, जीवों में आनुवांशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक कारणों तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। अब कहो कि इतना अच्छा परिभाषा कौन तरह लिखा देगा? अरे सर लिखो ऐसा कि सीधे मास्टर के खोपड़ी में जाए, अब पढ़ो ऐसा कि सीधे दिल में जाए। तो दिन रात उठेगा भी, ठंडी के दिन में उठेगा, कहेगा अमाशय के पाचक रस में क्या भूमिका है? पाचक रस में फलना फलना पाया जाता है, चिलना चिलना देखा जाता है। नहीं रटाता है रे सर, तुम ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो सर, ये तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम जीने का एक आधार नहीं बना रहे हो सर, तुम अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हो सर। क्योंकि मैथ और साइंस रटने वाले चीज़ नहीं है सर, मैथ और साइंस को दिल से समझने वाले चीज़ है। क्योंकि मैथ और साइंस जो होती है सर वो रियल लाइफ होती है। तो फिर रटेंगे काहे रे? नहीं रटना है सर। अगर मैथ और साइंस रटोगे ना तो कल के बाद ना तुम अपना बीवी का नाम भी तुमको रटना पड़ेगा सर। ठीक है, आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि जैव विकास की आधुनिक धारणा को व्यक्त करो। मेरा बात थोड़ा सा अल्टर होता है, ठीक है, बट एकदम प्योर होता है सर। कहता है क्या कि जैव विकास का आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, जैव विकास का आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का विकास होता, निर्माण होता है। नई जातियों का क्या होता है? निर्माण होता है। मैंने कितना अच्छा लिखा कि जैव विकास का आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। अच्छा, आनुवांशिकता एक गुण होता है, आनुवांशिकता एक गुण होता है जो पूछता है सर। एक जो होता है सर वो अनुवांशिकता एक गुण होता है, ठीक है सर, जिसके कारण हम लोग अपने माता पिता के अनुसार होते हैं। हमारा लक्षण हमारे फैमिली के अनुसार होता है, वो अनुवांशिकता गुण के कारण होता है। अगर आपने कहता है एक खानदाने खराब है, मतलब उसका खानदाने का लक्षण ही है। एक मतलब है क्या, उसके अंदर मानव के अंदर एक अनुवांशिकता गुण होता है सर, जो अपने माता पिता के अनुसार सोचता है और उसके अनुसार अकल भी काम करता है सर। ठीक है, आना चलो, ये अनुवांशिकता गुण किसे कहते हैं ये पूछता है। ठीक है, इसका सवाल भी देखो लाए हैं 11 नंबर में। अनुवांशिकता गुण या फिर इसको हम लोग कहते हैं पैतृक गुण किसे कहते हैं। आना अगला कहता है डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? तो डीएनए का नाम तुम लोग सुना होगा सर। ठीक है, आना कहता है डीएनए क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो। डीएनए का फुल फॉर्म पूछता है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ए का मतलब अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो हमने क्या लिखा है सर? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है सर। कहता है यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है। यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है। ये जो है वो यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है। कहता है होता है साथ ही आनुवांशिक सूचना का वाहक है। साथ ही आनुवांशिक सूचना का क्या है? ये वाहक है। हमने क्या बोला आपको पहले? हमने पहले बोला सर कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आना यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है, साथ ही आनुवांशिक सूचना का वाहक है। अब आना फिर कहता सर इसके पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि सन 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं के केंद्रक से, सन 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं के केंद्रक से। कहिएगा सर ये पस क्या होता है?
पस बोले तो बस इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, चल जेबे खोपचे में। कहता है सन 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं के केंद्रक से, किसके केंद्रक से? पस कोशिकाओं के केंद्रक से, ठीक है, केंद्रक से डीएनए का खोज किया। किससे किया? तो पस कोशिकाओं को केंद्रक से डीएनए का खोज किया। इसका नाम न्यूक्लिक रखा। इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक रखा। क्या रखा? न्यूक्लिक रखा। इसी को नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। आना तो हमने क्या लिखा है सर? डीएनए क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। यह गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है, साथ ही आनुवांशिकता सूचना का वाहक है। फिर हमने लिखा है कि सन 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं के केंद्रक से डीएनए का खोज किया। कहता इसका नाम न्यूक्लिक रखा। इसी को नाभिक अम्ल भी कहते हैं। कहानी खत्म हो गया। अब आना 11 नंबर सवाल की तरफ से। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर सवाल कहता है ना कि अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण किसे कहते हैं? तो अनुवांशिक गुण के ही कारण हम लोग का जो लक्षण होता है वो अपने माता पिता के ऊपर जाते हैं सर, ठीक है। आना थोड़ी सी जो हम लोग देखते हैं अच्छी तरीका से। कहता है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते हैं। हमने क्या बोला कि बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जब संतान पैदा होता है सर तो उसी टाइम उसके अंदर वो गुण होता है सर, ठीक है। आना तो हमने क्या बोला है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचित होते हैं। जनकों से उनके संतानों में संचरित होते हैं, मतलब प्रवेश होते हैं, संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण कहते हैं। अब आना नीचे में पैराग्राफ चेंज करके यहाँ खत्म होगा नीचे। ऐसा नहीं कि तू बोर्ड एग्जाम में लिख देना एसके साइंस क्लासेस, चल जेबे खोपचे मेरे यहाँ, है ना। कहता है इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। यही आनुवांशिक गुण के कारण ही हम लोग अपने माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं। सर देखो एक्चुअली में बात ये है ना कि ये थोड़े से सवाल जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो आज हम आपके सामने टोटल कितना 11 सवाल लाए हैं और अभी और हम आपको संभावित प्रश्न अब आपको 5 नंबर वाला कराएंगे, ठीक है। 5 नंबर वाला अब कराएंगे अगले क्लास में। इसके बाद हम अभी और करवाएंगे 2 नंबरिया में भी, ठीक है सर। क्योंकि सर मेरा कोशिश रहेगा कि बहुत ज़्यादा आपको रगड़ के भेज दें यहाँ से, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाए तो आप भी बोर्ड एग्जाम में रगड़ के चले आएँ, ठीक है सर। तो बस हमेशा से मेरा कोशिश रहता है सर कि आपके पास बेहतर सवाल दे, क्योंकि सर हमारा कोशिश यही रहता है सर कि अपनी मम्मी पापा को फिक्र को फ़क्र में बदल देना है। क्योंकि सर वो बूढ़ी माँ बाप को ना सर बड़ा कष्ट होता है जब बच्चा जब सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उनका उम्र तुम्हें ही इतना क्षमता है कि तुम उनकी उम्र को बढ़ा सकते हो। कब? जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तब, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। बाकी बता देना एक क्लास कैसा लगा, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस को आगे बढ़ाने में सिर्फ आप ही का योगदान हो सकता है। क्योंकि ये एसके साइंस क्लासेस कोई क्लासेस नहीं बल्कि आपका परिवार है, तो बस सपोर्ट करना सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।